प्रोवायरन भी बोलते हैं, मेस्ट्रोडॉन बोलते हैं। मेस्ट्रोडॉन इज अ डाइहाइड्रो derived testo anabolic androgenic steroid. It shares some strong similarity to मेस्ट्रॉन, मतलब मेस्ट्रोन से और आपकी ऑक्सेंड्रोलॉन और विंस्ट्रोल से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलती है, बट हाँ चेंजेस आपके डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। प्राइगोरन इज टू बी फार मोर कॉमन इन कटिंग साइकिल, मतलब प्रोवायरन आपकी कटिंग साइकिल में ज्यादा यूज होती है, बट वंस अगेन इसका पर्पस विल बी समवॉट यूनिक। तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरली आपकी कटिंग साइकिल में यूज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसको गेनिंग लीन मसल मास गेन के लिए भी गेनिंग साइकिल में भी डाल देते हैं। फंक्शन स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग विद एसएचबीजी, तो याद रखो जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है उसके साथ ये बाइंड करती है, तो ऑब्वियसली फ्री टेस्टोस्टेरोन आपकी ब्लड में ज्यादा आएंगे और एंड्रोजेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, बट हेल्प्स इन ब्रेकिंग स्टिकिंग पॉइंट। तो ये जो प्रोवायरन है, स्टिकिंग पॉइंट क्या होता है? स्टिकिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर आप बहुत लंबे टाइम में एक पर्टिकुलर स्टैकिंग ही चला रहे हैं, एक साइकिल ही चला रहे हैं, तो वो रिजल्ट ज्यादा आपकी बॉडी में नहीं दिखते। तो जो आपका प्रोवायरन को हम यूज करते हैं, दैट इज द प्रोवायरन को हम एक चेंज कर देते हैं, एक नया कंपाउंड आपकी बॉडी में डालते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक स्टिमुलस मिलता है और आपका एक स्टिकिंग पॉइंट, मतलब आपकी जो एनाबॉलिज्म जो ग्रोथ रुक गई है, वो कहीं ना कहीं उसको किक स्टार्ट मिलता है। लेकिन इस बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, इट डजंट मीन किसी और के लिए काम किया वो आपके लिए भी काम करे। Best time to use Proviron will be during the cutting phase. This steroid has the ability to provide a bit of hardening effect similar to Mastron, जैसे Mastron की तरह थोड़ा सा hardening effect डाल सकती है, but more importantly the hardening effect of other steroid will be enhanced. मतलब ये कहीं ना कहीं दूसरी steroid के effects को enhance करने का काम करती है। Side effect: hair loss, acne in males, deepening of voice, body hair in females. Do not use this drug in इफ सफरिंग फ्रॉम हाई लिपिड्स। तो याद रखो इसका जो प्रोवायरन का सबसे नेगेटिव पॉइंट है, अगर ऑलरेडी आपका लिपिड प्रोफाइल फक्ड अप है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ओके अब हम चलते हैं जो आपका बेसिक कंपाउंड है टेस्टोस्टेरोन, जो साइफोनेट, इनैथनेट और प्रोपिनेट। देखो साइफोनेट हो गया, इनैथनेट हो गया, प्रोपिनेट हो गया, जिसको सिफिनेट भी बोलते हैं कुछ लोग, ये है तो आपके बेसिक कंपाउंड है टेस्टोस्टेरोन जिसकी हम बात करते हैं। तो ये बेसिक वही है, लेकिन थोड़े बहुत इनमें चेंजेस होते हैं, ज्यादा चेंजेस इनकी हाफ लाइफ में होते हैं, कुछ चेंजेस और हैं, अदरवाइज ये तीनों के तीनों आपके टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स ही हैं, ये जिनको क्लिनिकली सिंथेसाइज किया गया है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है। इंजेक्टेबल ड्रग should be used in intramuscular injection in major muscle group like hip. Do not inject in veins. तो जब मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये मेजोरिटी ऑफ द जो आपके इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स होती हैं वो आपके इंट्रामस्कुलर रखती हैं, इंट्रावेनस नहीं लगती। इंट्रावेनस लगाओगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है, मरोगे तो नहीं, बट जिसको हम ट्रैंक कफ भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा खांसी आएगी, आपकी पल्मोनरी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी लंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको हो सकता है हॉस्पिटल भी जाना पड़े। तो इंट्रा, जिसको हम एस्पिरेशन एक वर्ड होता है, हम इंजेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जब हम इंजेक्ट करते हैं, पहले ऐसा नहीं है इंजेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप उसको पंप कर दो ताकि वो जो ऑयल आपकी मसल में चला जाए, पहले 4-5 to 6 सेकंड्स उसको हम वापस उसमें ऑपोजिट प्रेशर लगाते हैं। अगर वहां पे आपको थोड़ा ब्लड आता दिखता है तो इट मींस वो साइड गलत है, वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड कैपिलरीज या वेन्स में जा रही है, तो दूसरी जगह उसको निडल को निकाल के आपको लगाना होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसकी डोजेस क्या होती है? 200 mg to 400 mg पर वीक। डोजेस कैन बी ब्रोकन डाउन इन एवरी 4th to 5th डे। देखो इनकी हाफ लाइफ अलग होती है, और हाफ लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितनी भी ऑयल बेस्ड ड्रग होती हैं ये आपकी ब्लड में धीरे धीरे डिसॉल्व होती हैं। तो जहां भी आप अपने इंजेक्ट करते हैं मसल ग्रुप में, वहां पे एक डिपो बन जाता है, जो एक मतलब जो आपका ऑयल है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जो धीरे धीरे करके होता है। तभी जो आपकी ड्रग्स है वो एवरी सेकेंड डे या हफ्ते में एक बार इस तरीके से ली जाती है। फंक्शन क्या है? मसल गेन, हाई लिबिडो और इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ। तो ये आपको सबको ही पता होगा। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? अरोमेटाइज इन नेचर, बहुत ज्यादा अगर आपको पता है अरोमेटाइजेशन होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके ईस्ट्रोजन में थ्रू द अरोमेटाइजेशन। will convert to estrogen should be used with serum, selective androgenic receptor modulator या फिर aromatase inhibitors के साथ इसको लेना चाहिए। कोई भी टेस्टोस्टेरोन आपका कंपाउंड हो गया। will create problem with lipids, insomnia, depression, bone, acne, hair loss, testicular atrophy, gynecomastia। testicular atrophy क्या होता है? your testicles will shrink। तो याद रखो कोई भी टेस्टोस्टेरोन अगर चला रहे हो
आप एंड्रोजेनिक हार्मोन चला रहे हो, पोस्ट साइकिल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। बेटर यूज इन स्टैकिंग, तो अगर कोई भी आप स्टैकिंग कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को, तो टेस्टोस्टेरोन एक बेस की तरह काम करता है। तो याद रखो, अगर आप केक बना रहे हो तो केक में आप कितनी भी व्हिप क्रीम, कितने भी फ्लेवर्स, कितनी भी डिजाइनर चीजें डाल दो, लेकिन जो उसका बेस रहेगा वो उसका ब्रेड ही होता है। तो टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली वो बेस। तो कोई भी आप स्टैकिंग कर रहे हो, टेस्टोस्टेरोन इज मस्ट। ठीक है, अब चलते हैं डेक्काड्यूरोबोलिन, जिसका दूसरा नाम नेंड्रोलॉन होता है। डेक्काड्यूरोबोलिन बहुत ज्यादा कॉमन ड्रग है, बहुत सारे लोग इसको लेते हैं। आपकी ये कहीं ना कहीं ऑफ साइकिल में लिया जाता है, गेनिंग ड्रग है। डेक्काड्यूरोबोलिन इज एक्सट्रीमली पॉपुलर एनाबॉलिक स्टेरॉइड कंप्राइज्ड ऑफ स्टेरोडोल हार्मोन नेंड्रोलॉन। ऑफ सीजन ड्रग है, इसको ऑफ सीजन में मसल गेन करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इट्स अ गुड ड्रग, नो डाउट। primarily used as a gaining steroid, one of the most well tolerated anabolic steroid for healthy adult men। मतलब इसको वेल टॉलरेट किया जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा गेन करता है, करवाती है, बहुत सारे लोग इसको लेते हैं। तो डेक्काड्यूरोबोलिन हैज द एबिलिटी टू एनहांस प्रोटीन सिंथेसिस, बढ़ाती है। याद रखो, जितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, जितना नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ेगी, उतना आपकी मसल गेन होगी। इनहिबिट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, उसको इनहिबिट करता है। एंड प्रमोट एनहांस IGF-1। IGF क्या होता है? एक हार्मोन होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स, आपकी ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और IGF आपका लिवर प्रोड्यूस करता है। तो IGF आपकी रिकवरी में, आपकी मसल्स के डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, डेक्काड्यूरोबोलिन में प्रोवाइड सिग्निफिकेंट गेन्स इन लीन मास, आपके लीन मास बढ़ाने में बहुत ज्यादा करता है। लेकिन लीन मास गेन कर रहे हैं या फिर आप एक्सेस में कर रहे हैं, वो आपके कहीं ना कहीं कैलोरी सरप्लस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बट इंक्रीज इन मसल मास विल कम स्लोली, थोड़ा धीरे आता है, इतना तेज नहीं आता। साइड इफेक्ट्स, कैरी ए स्लाइट अरोमेटाइजेशन नेचर, बैड फॉर लिपिड प्रोफाइल, गायनोकेमेस्टिया। थोड़ा बहुत अरोमेटाइजेशन होती है इसकी, तो आप उसको SERM के थ्रू कम कर सकते हैं। डोजेस, डेक्काड्यूरोबोलिन इज वेरी लो एक्टिंग स्टेरॉइड दैट डज नॉट हैव टू बी इंजेक्टेड ऑल दैट फ्रीक्वेंटली। तो डेक्काड्यूरोबोलिन इतनी ज्यादा, इससे स्लो रिलीजिंग, बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी में इफेक्ट डालती है, उसको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लिया जाता। वंस ए वीक आप ले सकते हैं। 200 mg to 300 mg पर वीक इसको लेना चाहिए। मिनिमम ऑफ 8 वीक शुड बी यूज्ड टू सी द बेस्ट रिजल्ट। 200 mg से 300 mg को ले सकते हो। अब इसको चेक कैसे करते हैं? 200 mg 300 mg, कोई भी आप वायल लेंगे, कोई भी आप स्टेरॉइड लेंगे इंजेक्टेबल, उस पे लिखा होगा कि पर ml में कितने mg है। तो यू कैन देख सकते हैं कि कितने ml लेने पे मुझे 200 से 300 mg मिलेगी। अब हम चलते हैं जिसको बॉडीनॉन बोलते हैं। बॉडीनॉन भी आपने बहुत सुना होगा, एज ए ऑफ सीजन ड्रग, इट्स अ बल्किंग स्टेरॉइड। इक्विबॉइस कैन बी, इसका दूसरा नाम होता है कैन बी, क्वालिटी लीन मास के लिए होता है। लेकिन वो कभी, जो बॉडीनॉन के इफेक्ट है, आपको ऐसा नहीं है रात में ही दिख जाएंगे, 1-1.5 हफ्ते में ही दिख जाएंगे। इट विल टेक टाइम, बट इट्स अ गुड ड्रग। सो बॉडीनॉन कैन आल्सो बी यूज्ड एज कटिंग स्टेरॉइड इन सस्टेनिंग लीन मास। देखो, बॉडीनॉन ऑफ सीजन है, लेकिन इसको कटिंग साइकिल में भी कुछ लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, कटिंग और गेनिंग साइकिल में आपका कैलोरी सरप्लस और डेफिसिट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप कटिंग साइकिल ड्रग ले रहे हो और कैलोरी सरप्लस आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो कटिंग आपको नहीं आएगी। इक्विबॉइस इज आल्सो वेल नोटेड फॉर प्रमोटिंग इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, भी आपको बढ़ाता है। मोर बेनिफिशियल टू द एनहांसमेंट ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस आपकी बढ़ाएगा, बॉडीनॉन होता है। अनफॉर्चुनेटली द एक्सट्रीमली लॉन्ग डिटेक्शन टाइम विल प्रोहिबिट मेनी एथलीट्स फ्रॉम यूजिंग EQ। देखो, EQ को ना बहुत सारे एथलीट्स यूज नहीं करते, बहुत सारे कोचेस भी नहीं देते हैं, डिस्पाइट उसके इतने प्लस पॉइंट है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? ये 4-5 महीने तक, अगर आप डोपिंग में अगर पकड़े जाते हैं, जो एंटी डोपिंग एजेंसी है आपके अगर चेक करती है थ्रू द यूरिन या ब्लड सैंपल्स, ये 4-5 महीने तक आपकी बॉडी में डिटेक्ट हो सकती है। तो ये इसलिए ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होती। साइड इफेक्ट क्या होता है? हेयर लॉस, एक्ने, बैड फॉर लिपिड प्रोफाइल, सप्रेस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो हेयर साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा कॉमन है। हेयर लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड विद द फिनेस्ट्राइड। डोजेस क्या होते हैं? 200 mg to 400 mg पर वीक, कैन बी ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर डोजेस। 200 से 400 mg पर हफ्ता ले रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 2 बार भी ले सकते हैं। अगर 200 mg ले रहे हैं तो 100 mg के आप 2 बार ले सकते हैं। अब हम चलते हैं मैस्ट्रॉन। देखो, मैस्ट्रॉन क्या है, जिसको ड्रोस्टेरोन प्रोपिनेट भी बोलते हैं। जो मैस्ट्रॉन इज अ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT डिराइव्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। मैस्ट्रॉन इज वेल नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द ओनली एनाबॉलिक स्टेरॉइड विद स्ट्रॉन्ग एंटी ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। मतलब ये अकेली ऐसी स्टेरॉइड है
जिसमें एंटी ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये बिल्कुल आपके जो अरोमेटाइजेशन होती है, जो टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, उसको नहीं होने देती। Only used in cutting cycle works best when the body has fat percentage below 8%. अगर आप इसको कटिंग साइकिल की तरह यूज कर रहे हो और आपका बॉडी फैट इज अराउंड 13-14%, यू आर वेस्टिंग योर मनी। तो अगर आपको मैस्ट्रोन यूज करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले विंस्टॉल या दूसरी कटिंग साइकिल को लेने के बाद इसको तब अपनी बॉडी में इंजेक्ट करिए, तब आप उसको अपनी साइकिल में ऐड करिए जब ऑलरेडी आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 7-8% पे आ चुका है। तो लास्ट के जो 1-2% है जो आपको एक्चुअल में रिप्ड और आई मीन बिल्कुल ड्राइड लुक देंगे, वो आपको मैस्ट्रोन दिलाएगा। Primarily used in the end of the cutting cycle. Function: muscle hardening effect, boost strength in calories restricted diet. तो मैस्ट्रोन का एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब आप बिल्कुल फैट लॉस पे जा रहे हैं, आप एक हफ्ता आपका रह गया, 10 दिन आपके रह गए स्टेज पे जाने के लिए, तो उस टाइम आप बहुत ही स्ट्रिक्ट कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे जाओगे। तो जितनी ज्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे जाओगे, प्रोटीन को भी एक सर्टेन लेवल से ज्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि सर्टेन लेवल से ज्यादा जाओगे तो ग्लूकोनेओजेनेसिस के थ्रू कहीं ना कहीं वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे जो आपकी मसल वेस्टेज होती है, जो आपका कैटाबॉलिज्म है, मैस्ट्रोन उसको काफी हद तक बचा जाएगा। ठीक है, साइड इफेक्ट सबके कॉमन ही है, एक्ने, हेयर लॉस, इंक्रीज्ड एलडीएल एंड लिपिड, सप्रेसेस टेस्टिकल्स टू ग्रेट एक्सटेंट, मतलब आपके जो टेस्टिकल्स हैं उनकी एट्रोफी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कभी डर मत जाना अगर आप मैस्ट्रोन पे हो और आपकी टेस्टिकुलर एट्रोफी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि टेस्टिकुलर एट्रोफी जैसे ही आप पीसीटी करते हैं उसके 2-4 महीने बाद अपने नॉर्मल, उससे कम ही टाइम में नॉर्मल उस पे आ जाती है। सो ड्रग शुड बी कंबाइंड विद एक्सटर्नल टेस्ट, मतलब अगर आप ले रहे हैं तो आपका जो भी स्टैकिंग कर रहे हैं उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होना जरूरी है। डोसेज 300 mg to 400 mg per week, 100 mg every second day in the broken doses। तो 300 से 400 mg एक हफ्ते में लीजिए। अगर आप एवरी सेकंड डे ले रहे हैं तो 100 mg एवरी सेकंड डे ले सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाने वाले होंगे तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक इट। अब हम बात करते हैं सस्टेनॉन 250। देखो सस्टेनॉन के ऊपर मैंने बहुत बार देखा है कि लोग इसके साथ साथ सस्टेनॉन ले रहे हैं और उसके साथ और भी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन ऐड कर लेते हैं। तो बहुत सस्टेनॉन इटसेल्फ इज अ टेस्टोस्टेरोन, जिसमें बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन आपके कंबाइन है, डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स। तो सस्टेनॉन 250 इज अ पॉपुलर टेस्टोस्टेरोन ब्लेंड, ऑलरेडी इज अ ब्लेंड, तो उसमें अननेसेसरी और टेस्टोस्टेरोन को घुसाने की जरूरत नहीं है, एंड इज विदाउट द क्वेश्चन द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन ब्लेंड एवर मेड। तो एक सस्टेनॉन में आपके 30 mg टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट है, 60 mg टेस्टोस्टेरोन आपका फेनिप्रोपेनेट है, 60 mg आपका आइसोकार्बोनेट है और 100 mg आपका टेस्टोस्टेरोन डेकेनेट है। मतलब ये ऑलरेडी एक ब्लेंड है डिफरेंट डिफरेंट टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स का। So it is used clinically to treat many medical conditions like low testosterone levels, low libido, loss of energy, increased blood pressure, and कहीं ना कहीं आपके water retention को बढ़ा सकता है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड मसल मास, मसल मास बढ़ाएगा, मसल वेस्टिंग को कम करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। साइड इफेक्ट अगेन अरोमेटाइज तो होगा ही होगा, गायनोकोमेस्टिया होगा, हेयर लॉस होगा, मूड स्विंग्स, वंस ऑफ साइकिल, बैड फॉर लिपिड। डोजेज 300 mg to 400 mg per week can be broken down into smaller doses, किया जा सकता है, usually combined with other drugs like Deca और Deca ड्यूरोपोलिन या ट्रेनलॉन के साथ इसको कंबाइन करके लिया जाता है। अगर Deca और ट्रेन ले रहे हो स्टेनोल के साथ तो और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कटिंग में अगर है तो आप विंस्टॉल या मैस्ट्रोन डाल सकते हैं। ट्रेनलॉन तो याद रखो, अगर आप किसी ऐसी मूवी को देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे विलन हैं, उन सब विलन्स में जो सब टॉप वाला विलन होता है, ठीक है, या फिर एक ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन कोई एक ऐसा हीरो होगा जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगी, उसी तरीके से स्टेरॉइड में जो सबसे बड़ा विलन या सबसे बड़ा हीरो है वो आपका ट्रेनलॉन है। ट्रेनलॉन का कोई भी क्लिनिकल यूज नहीं है, या आपकी बॉडी में जैसे बहुत सारे स्टेरॉइड्स को आप क्लिनिकली यूज करते हैं, ट्रेनलॉन का कोई क्लिनिकल यूज नहीं होता। ये सिर्फ एनिमल्स में मसल मास को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था, जिसके बाद आपके ह्यूमंस में इसको इंजेक्ट करना शुरू कर दिया गया। द मोस्ट पावरफुल इंजेक्टेबल एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिसको मैंने बताया था, इसके एंड्रोजेनिक रेटिंग और एनाबॉलिक रेटिंग इज अराउंड 5 टाइम्स मोर देन द टेस्टोस्टेरोन। तो ट्रेनलॉन इज एन एक्सीलेंट मास एंड हार्डनिंग ड्रग with the majority of gains being muscular fiber and minimal water retention। तो ट्रेनलॉन जो आपको गेन देगा, जो लीन मसल गेन देगा, हाँ थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जो इसकी जो आपकी गेनिंग होगी, जो रिप्ट होगा, वाटर रिटेंशन बिल्कुल नहीं होगी, इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग आते हैं। ट्रेनलॉन greatly increases the level of extremely anabolic hormone IGF-1।
तो ट्रेनफ्लोन डायरेक्टली आपके IGF-1 पे भी इंपैक्ट डालता है। याद रखो IGF-1 रिकवरी के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, तो जितनी मसल्स टूटती हैं वो जितना बेटर तरीके से रिकवर होंगी, जितना अच्छे तरीके से एनाबॉलिज्म होगा, उतना आपकी मसल मास गेन होगा। इट ऑल्सो कॉजेज मसल सैटेलाइट सेल। देखो मसल सैटेलाइट सेल क्या होते हैं, शायद मैंने आपको बहुत पहले एक लेक्चर में बताया होगा, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आपके माइक्रो ट्रॉमा होता है, तो आपकी जब मसल टूटती हैं तो एक सैटेलाइट सेल्स होते हैं जो आपके वहाँ चैम्बर्स में बैठे रहते हैं, डिपो में। तो लेकिन जैसे वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी, सर्टेन लेवल से ज्यादा आपकी मसल्स टूटेंगी, वो सैटेलाइट सेल आते हैं और मसल्स रिकवरी का काम करना शुरू कर देते हैं। वो मल्टीप्लाई भी होते हैं, और अगर आप बहुत ही लंबे टाइम तक वर्कआउट कर रहे हैं, सालों साल आपने वेट ट्रेनिंग की है, तो कहीं ना कहीं वो हाइपरप्लेशिया भी करते हैं, फाइबर्स भी बढ़ा सकते हैं। तो याद रखो कि अगर एक स्टडी हुई थी जिसमें जो माइस होते हैं उनके अंदर सैटेलाइट सेल्स उनके मसल्स से हटा दिए गए थे, ब्लास्ट अवे कर दिए गए थे, तो उनको जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराई गई तो उनका मसल गेन नहीं हुआ, उनकी जो भी है मसल्स का एनाबॉलिज्म नहीं हुआ जब तक उनमें सैटेलाइट सेल्स नहीं थे। तो लेकिन दूसरे जो माइस के अंदर जो आपकी सैटेलाइट सेल्स को फ्यूज किया गया, उनमें एनाबॉलिज्म, मसल स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो याद रखो सैटेलाइट सेल्स ही हैं जो मेजर आपके मसल्स में काम करते हैं उनके हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया के लिए। सेल्स दैट रिपेयर डैमेज सेल्स टू बी मोर सेंसिटिव टू IGF-1, और ये जो सैटेलाइट सेल्स हैं ये IGF-1 के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ट्रेनब्लोन also has a very strong binding affinity to एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। तो जितने भी हॉर्मोन्स हैं, जितनी ज्यादा उनकी एफिनिटी होगी, जितना अच्छे तरीके से वो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स ऑफ द सेल्स के साथ बाइंड करेंगे, उतना ही अच्छा एनाबॉलिज्म आपका होगा। डज नॉट अरोमाटाइज, मतलब ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होते, बट कैन कॉज रियली बैड गायनेकोमेस्टिया। बट हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अरोमाटाइज नहीं होते बट बहुत बुरा गायनेकोमेस्टिया आपको ये करा सकते हैं। यूज ऑफ SCRMs एंड AI recommended। अगर ट्रेनब्लोन ले रहे हो तो उसके साथ में इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप SCRM सेलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर या अरोमाटाइज इनहिबिटर्स को आप इसमें इंक्लूड करें। पोस्ट साइकिल में आपको बताऊंगा इसमें क्या होते हैं। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट ये, लेकिन जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है कहीं ना कहीं आपके थायराइड हार्मोन्स पे डालता है, तो इज बेटर यू कंबाइन T3 अपने थायराइड लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल भी एंड्योरेंस बेस्ड स्पोर्ट्स में लोगों के लिए नहीं है, इस प्योरली है मसल बिल्डिंग हार्मोन। अब हम बात करते हैं आपके पेप्टाइड हार्मोन्स के ऊपर बात कर रहे हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स में जो सोमैटोट्रोपिन होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है। ग्रोथ हार्मोन्स HGH इज नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हार्मोन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस, बट वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इन एक्सोजीनियस। अब दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस। तो एंडोजीनियस आपकी बॉडी अंदर से अंदर खुद ही प्रोड्यूस करती है, एक्सोजीनियस मतलब जो बाहर से आप जिस चीज को डालते हैं। तो एक्सोजीनियस का मतलब ग्रोथ हार्मोन्स आपकी मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, बट साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर इनकी डोजेस को बहुत ज्यादा लेते हैं। नॉट ए स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन, स्टेरॉइड बेस्ड नहीं है, इसे पेप्टाइड हार्मोन, बट हैज ह्यूज एनाबॉलिक इफेक्ट, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स को आप मेडिकली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और अगर इनकी डोजेस को हम बिल्कुल कंटेन रखें, कम डोजेस लें, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। For true performance related growth, the individual will normally need to use it in conjunction with the anabolic steroid। तो अगर ग्रोथ हार्मोन्स ले रहे हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए बॉडी बिल्डिंग में, परफॉर्मेंस एथलीट्स में, तो उसको कहीं ना कहीं स्टेरॉइड हार्मोन्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। Anabolic steroid and HGH appears to work in the perfect harmony with one another, but can be used alone। अकेले भी इसको यूज किया जा सकता है। The use of HGH will result in increase in IGF। तो again HGF तो obviously IGF को प्रोड्यूस करता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड HGH प्रोड्यूस करती है, और ये HGH जब सिग्नल देता है आपके लिवर में, तो लिवर आपका सिंथेसाइज करता है आपके IGF-1 को। और ये जो IGF-1 है, आप सबको पता है आपकी बॉडी में कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बेनिफिट क्या है? डिक्रीज बॉडी फैट, आपकी बॉडी फैट को बहुत डिक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन। इंटरमीडिएट साइकिल पे जो जाते हैं या जो डाइटिंग पे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जब आप खाना कम कर देते हैं तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन थोड़े ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इनहेंस्ड एबिलिटी टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी फैट लेवल्स, टाइटर फिजिक, इनहेंस्ड मेटाबॉलिक रेट, सेंस ऑफ वेल बीइंग, हेल्दियर स्किन, इंप्रूव्ड स्लीपिंग पैटर्न्स, मतलब दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेनिफिट्स भी हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। The most common side effect of HGH include water retention। आपकी water retention बढ़ाता है, specifically around the ankle and wrist। आपके body और ankle और wrist को वहाँ पे बढ़ा देता है। Some may also experience the flu-like symptoms। Flu-like symptoms हो सकते हैं, और भी इसके अलावा थोड़े बहुत और मेडिकल प्रॉब्लम आते हैं।
अब इसके सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट पे चलते हैं। एचजीएच की हमने तारीफें बहुत कर दी हैं, बट अब इसके नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? इसका जो सबसे मेजर साइड इफेक्ट होता है, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में आप लेते हैं तो जिसको हम एक्रोमेगली टर्म होती है, एक्रोमेगली में क्या होता है, इससे मेडिकल कंडीशन जिसमें आपके हाथ का और पैरों का साइज बढ़ जाता है। अगर लोग बहुत ज्यादा अगर हाई डोजेस में अगर आप ग्रोथ हार्मोन्स लेते हैं तो आप किसी के भी फेस को देखोगे, उनके हाथों को देखोगे, पैरों, उसका एबनॉर्मल उनकी बॉडी के हिसाब से उनके फेस की जॉ लाइन, फेस का स्ट्रक्चर, उनके हाथ बिल्कुल डिसएप्रोप्रिएट तरीके से आपको दिखने शुरू होंगे। इसका सबसे मेजर कॉज क्या होता है? आपका एचजीएच सर्टेन लेवल से ज्यादा लोगे, और अगर आपकी बॉडी में कोई कैंसरस सेल है, कोई ट्यूमर है, उसका साइज भी ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब इसके डोजेस क्या होते हैं? कैन बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर लिया जा सकता है, पर बेटर है आप सब कंटेनियस टिश्यू में आप इसको लीजिए, जैसे इंसुलिन लेते हैं। हाफ लाइफ इज बिटवीन 4 to 5 आवर्स, बट IGF-1 कैन स्टे फॉर 24 आवर्स। इसकी हाफ लाइफ 4 to 5 आवर्स होती है, इसलिए इसको 2 या 3 बार दिया जाता है आपकी बॉडी में। फॉर बेस्ट रिजल्ट 3 to 4 IU, IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट, और इंटरनेशनल यूनिट का कन्वर्जन आप गूगल पे देख लेना। और पर डे फॉर 12 to 16 वीक्स, 12 से 16 हफ्ते इसको लेना होता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है? वंस यू क्रॉस ए सर्टेन एज, आप जैसे 40 को पार करते हैं, अगर इफ यू कैन, अगर कोई डॉक्टर्स के साथ आप मिलके, तो आपकी जो हेल्दी, जिसको एंटी एजिंग बोलते हैं या जिसको लंबे टाइम तक ले सकते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन्स आपके बुढ़ापे को बहुत अच्छा तरीके से आपको हेल्दी बुढ़ापा दे सकता है। बट अगेन इसको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लैनबिट्रोल। अब क्लैनबिट्रोल सबको पता है बीटा 2 एगोनिस्ट है। क्लैनबिट्रोल हाइड्रोक्लोराइड इज अ पावरफुल ब्रैकियोडायलेटर जो आपके एस्थमा में यूज होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ये आपके बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो फैट लॉस करता है। बियॉन्ड ट्रीटिंग ब्रीदिंग डिसऑर्डर, क्लैनबिट्रोल इज कॉमनली यूज्ड एज अ थर्मोजेनिक, आपकी बॉडी का थर्मोजेनिक इफेक्ट बढ़ाता है, बीएमआर बढ़ाता है। रियली इंपॉर्टेंट फैट लॉस ड्रग है, बाइंड्स विद बीटा 2 रिसेप्टर्स एंड डायलेट्स एयरवेज एंड इंक्रीजेस बॉडीज मेटाबॉलिक रेट। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स पे, उनके साथ बाइंड करता है और आपके एयरवेज को ओपन कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, जिसको बीएमआर बोलते हैं, वो बढ़ा देता है। डजंट हैव मच एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन मसल्स, मेनली अ फैट लॉस ड्रग। तो बहुत सारे लोग हैं क्लैनबिट्रोल को ये भी बोलते हैं कि आपकी लीन मसल मास बढ़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा। इसके इफेक्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। हाँ, फैट लॉस के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट। डजंट हैव मच एनाबॉलिक इफेक्ट बट मेनली अ फैट लॉस ड्रग, जो भी बात हो गई है। साइड इफेक्ट क्या है? The most common side effect of is surrounded with jittery और wired feeling। आपके हाथ पैर कांपेंगे, मसल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आएंगे, स्वेटिंग बहुत आएगी, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी किसी का हाई बीपी है, तो प्लीज डू नॉट टेक क्लैनबिट्रोल, ठीक है। डोजेस कैन बी स्टार्टेड विद 20 mcg, 20 mcg से स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो क्या है? ये कहीं ना कहीं आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स अडैप्ट कर जाते हैं, तो इसमें एवरी सेकंड डे आपको अपनी डोजेस को डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 10 mcg ले रहे हैं तो एवरी सेकंड डे 20 mcg, फिर 40 mcg या फिर 10 mcg आप बढ़ा सकते हैं। अब डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन इसको याद रखो 15 दिन तक लेना होता है, और 15 दिन के बाद इसको 15 दिन का ऑफ देना होता है। और एक साल में आप मैक्सिमम इसको 4 महीने लीजिए, उससे ऊपर मत लीजिए। अगर उसे ज्यादा लेते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो सकती है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल्स की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, और अगेन इन द लॉन्ग रन आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब हम चलते हैं जिसको हम प्राइमो बोलते हैं। प्राइमो आपने बहुत सुना होगा। मैथ्रोनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT, और मोर स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरली altered from DHT. Primordial depot is an injectable version of hormone that is attached to the large, long enanthrate ester. So, Primordial is considered one of the fastest anabolic steroid in the market. It carries an excellent safety rating. इसकी safety rating बहुत अच्छी है। To back the claim, in fact, the steroid has been used successfully to treat underweight children, premature infants without damage. अब जो प्राइमो है, देखो, अब जो अगेन क्लिनिकल स्टडीज में या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं जो अंडरवेट बच्चे होते हैं या फिर और तरीके से होता है, लेकिन आई डोंट नो, अभी बहुत ज्यादा इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि क्या बच्चों में और उनको प्राइमो दिया जा सकता है, वो एक्चुअल में इफेक्ट डालते हैं। बट हाँ, क्लिनिकली यूज ये बहुत ज्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस और सार्कोपीनिया में बहुत ज्यादा यूज होती है। फंक्शन एनहांसेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडरेट इंक्रीज इन आरबीसी, ड्रामेटिकली इंप्रूव नाइट्रोजन रिटेंशन एंड बिल्ड्स मास, मतलब जो नॉर्मल स्टेरॉइड करती है वो ये करती है। इंक्रीजेस लाइपोलिसिस, फैट लॉस के लिए अच्छी है। शुड बी यूज्ड इन कटिंग साइकिल्स, आप कटिंग साइकिल में यूज कर सकते हैं। डज नॉट अरोमेटाइज टू गायनो एंड वाटर रिटेंशन चांसेस आर लो।
अरोमेटाइज नहीं होगी, वाटर रिटेंशन के चांसेस कम है। साइड इफेक्ट, बैड फॉर लिपिड, सप्रेसेस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, मतलब लिपिड्स के लिए अच्छी नहीं है और नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन विल बी रिड्यूस्ड। डोजेस क्या है, कैन बी बिटवीन 75 mg to 150 mg पर डे, शुड बी यूज्ड इन स्टैकिंग, अकेले यूज नहीं करना, इट शुड बी यूज्ड इन स्टैकिंग। ठीक है, एक और ड्रग होती है जिसको प्राइमोटेस्टोन बोलते हैं, प्राइमरली टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव लाइक इनैथ्रेट ही है। प्राइमोटेस्टोन कैरी प्रॉपर्टीज दैट बोथ थेरेपेटिक एंड परफॉर्मेंस, आपके क्लिनिकल्स में यूज होता है और परफॉर्मेंस में भी यूज होता है। प्राइमोटेस्टोन कैरीज द एडल्ट हाफ लाइफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10.5 डेज, मतलब इसको हफ्ते में एक बार इंजेक्ट करिए, उसको बाद में इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो परफॉर्मेंस एथलीट्स होते हैं इसको 4 दिन में भी एक बार कर सकते हैं। इज बेसिकली ऑफ सीजन एथलीट, the individual looking to gain mass and strength, there is nothing better than testosterone. As a progesterone depot is a pure and high quality testosterone compound, it is perfect solution for such an individual. Mass and strength will greatly increase. मास स्ट्रेंथ के लिए आपकी बहुत अच्छी है, टेस्टोस्टेरोन प्योर टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है। साइड इफेक्ट क्या है, जो आपके नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इसके हैं। प्राइमरी साइड इफेक्ट प्राइमोस्टेरोन इंफ्यूज गायनोकोमेस्टिया है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन हो सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच कंडीशन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विल बी अरोमेटाइज इनहिबिटर, एआई लेना चाहिए। और जैसे जिसमें आर्मिडेक्स भी आपका होता है, फिमेरा भी होती है, यू कैन टेक दैट। सो प्रोजेस्टेरोन हैज टिपिकली नॉट एडवाइज्ड टू फीमेल्स को नहीं लेनी होती। डोजेस 100 mg to 200 mg a week, इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम चलते हैं SCRMs पे, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर, तो जो पीसीटीबी और उसमें मैं आपको बताया था। तो आपने SCRM, दो वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे, SCRMs और SARMs। देखो SARMs क्या होता है, सेलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर, जो आपके स्टेरॉइड कंपाउंड है उनको दोबारा से सिंथेसाइज करके उनके जो नेगेटिव जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको हटा दिया जाता है और उनको सिर्फ इस तरीके से सिंथेसाइज किया जा सकता है कि वो पूरे आपके एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करे। तो SARMs जो होते हैं उनका जो पोटेंसी होती है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसी ही होती है, उतनी नहीं होती, उनसे थोड़ी कम होती है, लेकिन जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तभी आजकल मार्केट में जिसको SARMs भी बोलते हैं बट एक्चुअली SARMs होते हैं, सेलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर। तो उसको होता है, आपकी बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग में इसको लोग यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज इट, साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं पर रिजल्ट्स भी इतने कोई ज्यादा नहीं होते। बट उसी तरीके से आपकी टर्म होती है जिसको सेलेक्टिव ईस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स होते हैं। ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली डिजाइन हुए आपके ईस्ट्रोजन की कन्वर्जन को रोकने के लिए, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं सप्रेस करने के लिए। तो सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स SCRMs आर ए क्लास ऑफ ड्रग दैट एक्ट ऑन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, उनके साथ बाइंड करती है तो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन को घटाती है। एक कंपाउंड है जिसको क्लोमिड बोलते हैं, इससे एंटी ईस्ट्रोजन फॉर ए साइकिल स्टेरॉइड, जिसको हम पीसीटी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्लोमिड इज फेयरली इफेक्टिव एट स्टेइंग ऑफ गायनोकोमेस्टिया, कम करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। इट आल्सो रिड्यूस ईस्ट्रोजन लेवल और इनहिबिट द अरोमेटाइजेशन प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं जितने हाई ईस्ट्रोजन लेवल्स को कम करने में आपका जो SCRMs है वो काम करते हैं, जिसमें क्लोमिड होता है। और दूसरा SCRM है जिसको नोवाडेक्स होते हैं। नोवाडेक्स आपकी पीसीटी में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो सकती है। तो जो देखिए याद रखो, जो क्लोमिड है वो कहीं ना कहीं आपके नोवाडेक्स से बहुत ज्यादा हल्की है। नोवाडेक्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर SCRMs। तो अगर आप नोवाडेक्स की 10 मिलीग्राम की डोज अगर एक दिन में ले रहे हो तो उसको मैच करने के लिए आपको क्लोमिड की 50 mg मतलब 4 to 5 ग्राम ज्यादा लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो AI आपको होता है, अरोमेटाइज इनहिबिटर्स होते हैं, द क्लास ऑफ मॉलिक्यूल दैट वर्क बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम एरोमेटाइज। मतलब एरोमेटाइज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट ही नहीं होने देते। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी 2-3 मेडिकेशन होती है जिसमें आर्मिडेक्स होता है, एरोमेसिन होता है और फिमेरा होता है, जिसको आप बहुत इजीली आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स में, जो SARMs होते हैं, SARM जिसको हमने बोला था सेलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर। तो अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, 2-3 ही बताऊंगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। तो एंडारिन एक आपका टर्म होता है जिसको SARM बोलते हैं, कॉमनली नोन एज S4 के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। इज अ सेलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो S4 is a SARM, specifically a medication that binds firmly to the androgen receptors. Unlike an anabolic androgenic steroids, S4 focuses only on the bones and muscle sites. तो जो आपके SARMs होते हैं उनको स्पेसिफिकली सिंथेसाइज इसलिए किया जाता है कि जो एक्चुअल काम है वो उसी काम को करे और उसके जो अलावा जो साइड इफेक्ट होते हैं वो ना हो। फंक्शन,
Not exactly a bulking steroid, but primarily used in cutting cycle to preserve lean mass and calorie deficit. तो याद रखो जो आपके SARMs होते हैं इनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल स्टेरॉइड के मुकाबले इतनी नहीं होती, बट हाँ इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं. The side effect of S4 are not extensive, but some negative effects are there. हल्का नेगेटिव इफेक्ट होता है, बट हाँ एक इसका सबसे ज्यादा इसमें एंड्रोइन में है जो आपके विजन में मतलब देखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. आपको ब्लड विजन हो सकती है, थोड़ा सा कलर को पहचानने में इशू हो सकती है. तो मेजर साइड इफेक्ट्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड लाइक अदर स्टेरॉइड ड्यू टू देयर स्पेसिफिकली डिजाइन केमिकल स्ट्रक्चर. तो दूसरे डोजेस के स्टेरॉइड के हिसाब से इनमें नहीं होता. तो एड्रेनालिन S4 इज टेकन ओरली, लिया जाता है नॉर्मली इन लिक्विड फॉर्म, और ऑल्दो कैप्सूल भी मिलते हैं इसके. द कॉमन डोजिंग रेंज इज बिटवीन 50 to 75 mg per day taken evenly throughout the day. मतलब आप इसका 50 to 75 mg per day ले सकते हैं अपने दिन में different types based on your workout routine. अब हम चलते हैं GHRP जो पेप्टाइड हार्मोन्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग पेप्टाइड 2, ऐसी GHRP6 भी होता है, बट GHRP2 इज मेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट हेक्सापेप्टाइड क्लास, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है GHRP और कहीं ना कहीं हेक्सापेप्टाइड क्लास में होता है. डिफरेंट इसमें मैक्सिमम पेप्टाइड कंबाइंड होते हैं, शेयरिंग मैनी सिमिलरिटीज विद GHRP6. But GHRP is the first time in this case of hormones, and in many circles is considered the better choice between GHRP. मतलब growth hormones releasing peptide में 6 के मुकाबले 2 is much better. Used with the growth hormones releasing hormone GHRH such as PEG and MGF, जिसकी हम बात करेंगे, इसको मैकेनो ग्रोथ फैक्टर्स भी बोलते हैं. तो GHRP2 will release the same ghrelin in the body, but should not be anyway promote such a significant increase in hunger. Some increase in appetite is unavoidable. तो देखो याद रखो जितने भी आपके ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो भी पेप्टाइड और जो भी आपके कॉम्बिनेशन हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके ग्रेलिन को बढ़ाते हैं. ग्रेलिन के बढ़ने से क्या होता है, जितनी ज्यादा भूख लगेगी कैलोरी डेफिसिट डाइट में, तो जो हंगर है आपके ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाती है. तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट हो सकता है कि जिस तरीके से उनको सिंथेसाइज किया जाता है. तो फंक्शन प्राइमरली यूज्ड इन बल्किंग साइकिल इन इंक्रीज लीन मसल मास. तो इसको बल्किंग साइकिल में यूज कर सकते हैं आपके लीन मसल मास को बढ़ाने के लिए. कैन बी यूज्ड इन द कटिंग साइकिल एज वेल, बट ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेलिन हार्मोन हंगर कैन बी ट्रबलसम. अब इसको गेनिंग साइकिल में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जितना ज्यादा GHRP2 आप लोगे उतनी ज्यादा आपकी भूख बढ़ेगी. लेकिन भूख बढ़ने से क्या होता है, आप खाना भी ज्यादा खाओगे, तो कहीं ना कहीं वो फिर कटिंग साइकिल का कोई लॉजिक नहीं रह जाता. क्योंकि कैलोरी सरप्लस अगर आपको मिल रहा है तो गेनिंग साइकिल में बेटर रहेगा आपके लिए. बट हाँ कुछ लोग जो उसको सप्रेस कर सकते हैं तो उनको ले सकते हैं. बट हंगर पैंक्स आर लोअर एज कंपेयर टू GHRH6, मतलब GH ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन 6 के मुकाबले ये कहीं ना कहीं हंगर पैंक्स इसके कम होते हैं. तो साइड इफेक्ट क्या है फॉर दोज हु यूज GHRP2? द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट विल बी एज एन इरिटेटेड इंजेक्शन साइट. तो याद रखो जो इंजेक्शन साइट होती है जो इंजेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी. तो अभी एक मेडिकेशन होती है जिसको आप लगाएंगे, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा. डोजेस क्या होता है, GHRP विल कम इन ड्राई पाउडर आता है जिसको आप थ्रू द बैक्टीरियोस्टैटिक पानी में डाल के आप उसको यूज कर सकते हैं. इट मे बी फाउंड एज ए इंडिविजुअल आइटम और एज पर एन ओवरऑल GHRH मिक्सचर. So GHRP can be used indefinitely and will normally be used continuously in the anti-aging plans that call for with the GHRH. तो ग्रोथ हार्मोन्स अगर आप 40 को क्रॉस कर रहे हैं और अगर आप ले सकते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ करते हैं, तो आपकी ओल्ड एज के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग. ओके, तो इसकी जो डोजेज है ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है. 100 mg से 100 mcg से 300 mcg per day being commonplace, but if used with the GHRH, which is the recommended, the doses may often be toward the lower end of the scale. मतलब कम से कम रखना है अगर GHRH के साथ इसको यूज कर रहे हैं. चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. SCG आपने बहुत सुना होगा, ह्यूमन क्रॉनिको गोनाडोट्रोपिन, जो आपने बहुत ज्यादा आपने सुना हुआ है. टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जिसको बोलते हैं, PCD में बहुत ज्यादा यूज होता है. तो ये अब SCG के बारे में बात करते हैं. ये SCG क्या होता है, प्राइमरली फीमेल्स में होता है. फीमेल्स में जब वो प्रेगनेंसी उनकी अचीव हो रही होती है, कंसीव करते हैं, तो उनकी बॉडी में SCG रिलीज होना शुरू हो जाता है. तो SCG कहीं ना कहीं फीमेल बॉडी को प्रिपेयर करता है बेबी को कैरी करने के लिए. लेकिन इसका जो मेल में होता है कहीं ना कहीं इससे प्रूवन फैक्ट कि आपके टेस्टोस्टेरोन को ये बूस्ट करता है. इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट.
तो एससीजी हार्मोन्स इज आल्सो स्टैंडर्ड मेजरिंग टूल्स इन प्रेगनेंसी टेस्ट, वो मैंने आपको बता दिया, प्राइमरीली यूज्ड एज अ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इन पोस्ट साइकिल थेरेपी। लेकिन इसको ड्यूरिंग साइकिल भी आप ले सकते हैं कि आप सर्टेन लेवल से ज्यादा आपके टेस्टोस्टेरोन डाउन ना जाए। साइड इफेक्ट, नॉट मेनी साइड इफेक्ट बट हेडेक्स एंड रैशेस माइट कम एंड गो। सो डोजेस क्या होती है, 250 IU एवरी 4 to 5 days इज नॉट ओनली स्टैंडर्ड बट एज मतलब 250 IUs ले सकते हैं ड्यूरिंग साइकिल। पोस्ट साइकिल में इसके डोजेस अलग हो जाते हैं। द सेकंड वे ऑफ यूज इज, अब जो इसको दो तरीके होते हैं एससीजी लेने के ड्यूरिंग साइकिल। इन पीसीटी इसको हमारी जो डोजेस होती है 1500 से 4000 IUs तक भी जाती हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पोस्ट साइकिल के अंदर बात करेंगे। IGF, insulin growth factor, insulin-like growth factor, commonly referred as the IGF-1 is a polypeptide hormone। अब IGF क्या होता है? IGF-1 मैंने आपको बताया जो आपकी anterior pituitary gland growth hormones produce करती है, तो लिवर आपका IGF बनाता है और IGF याद रखो आपकी मसल रिकवरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट हार्मोन जो आपको बहुत अच्छा एनाबॉलिज्म देता है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर commonly referred as IGF-1 is a polypeptide hormone that belongs to the growth factor hormone family। IGF-1 has been shown to greatly increase the number of cells in the skeletal muscles, which is in turn can lead to enhancement in lean tissue growth। तो आपके सेटेलाइट सेल्स को आपके प्रोड्यूस को क्या करता है, उनको प्रमोट करता है मसल रिपेयर के लिए। IGF also carries a important trait revolving around healing and recovery। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हार्मोन है आपकी हीलिंग और रिकवरी के लिए। इनफैक्ट दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। दिस हार्मोन इज नोन फॉर अ न्यूरोप्रोटेक्टर एंड द न्यूरोप्रॉम्प्टर which could potentially lead to improved mental function। तो IGF-1 कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी आपके न्यूरल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा हार्मोन होता है। The effect of IGF are normally best suited for promoting off-season mass and for the physical recovery of any athlete। तो याद रखो IGF-1 को आपके ऑफ सीजन में ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं आपकी रिकवरी बढ़ाने के लिए और आपकी अच्छा लीन मसल मास गेन करने के लिए। लेकिन इसका जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। द साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया ड्रास्टिकली आपके फैट लॉस आपकी ग्लूकोज डाउन जा सकता है। तो इस बेटर जब भी आप IGF-1 पे हैं तो ऑलवेज कैरी सम कार्बोहाइड्रेट्स विद यू, कुछ मीठा है कुछ भी करिए। या फिर आपके एक और साइड इफेक्ट आपके टॉन्सिल ग्रोथ को बढ़ा सकता है। जॉइंट पेन आपको हो सकते हैं, इनडायरेक्टली आपके जॉइंट के लिए अच्छा ही होता है बट जॉइंट पेन हो सकता है। डोजेस क्या होते हैं 20 mcg 30 mcg पर डे आप इसको ले सकते हैं। मे बी कुछ लोगों में से ज्यादा भी काम कर सकता है। बेस्ट टेकन 2 to 3 वीक्स ऑन और 2 to 3 वीक्स ऑफ। तो ये बेटर यही रहेगा IGF-1 को आप 2-3 हफ्ता लीजिए, उसके 2-3 हफ्ता ऑफ कर दीजिए। डोंट टेक IGF व्हेन कमिंग ऑफ ए साइकिल एंड स्टार्टिंग PCT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IGF-1 को जब आप साइकिल से निकल रहे हो उस टाइम पे मत लीजिए क्योंकि माइट इंक्रीज फैट एक्यूमुलेशन एंड अदर साइड इफेक्ट। तो IGF-1 को जब साइकिल से निकल रहे हो उस टाइम पे इंक्लूड मत करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हाईली एनाबॉलिक एंड पावरफुल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड इज एसेंशियल टू अ वेल फंक्शनिंग इंडिविजुअल। इंसुलिन सबको पता है क्या करता है, आपकी ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स को डाउन करता है, ग्लूकोज को कम करता है। जैसे आप इंसुलिन स्पाइक होती है आपकी बॉडी में से ग्लूकोज को कम होगा। लेकिन और बहुत ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक हार्मोन होता है आपका इंसुलिन। तो इसको लोग लेते हैं डिफरेंट तरीके से, लेकिन जो प्राइमरली जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है उनको ये इसको ज्यादा लोग लेते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज में लेते हैं, लेकिन इसको जो बॉडी बिल्डर्स हैं इंसुलिन को एनाबॉलिक हार्मोन की तरह यूज करते हैं। इट इज एनाबॉलिक हार्मोन इंसुलिन आपका, लेकिन बॉडी बिल्डर्स इसको डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। सम परफॉर्मेंस एथलीट्स आल्सो यूज इट इन एफर्ट टू ग्रो लीन टिश्यू। मतलब कुछ परफॉर्मेंस एथलीट्स इसको लीन टिश्यू ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। इट कैन आल्सो बी वर्थवाइल इफ बॉडी फैट इज कंट्रोल्ड। तो याद रखो अगर इंसुलिन आप ले रहे हो, इंसुलिन बेसिकली कब लेते हैं, जैसे आपने वर्कआउट किया, आपने वर्कआउट करने के बाद जब आपने प्रोटीन लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, जो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स एम्प्टी हो गए, तो उस टाइम पे जो भी आप आपकी बॉडी में लोगे, ग्लूकोज लोगे, आपके अमीनोज लोगे, तो अगर उस टाइम पे आप इंसुलिन भी ले सकते हो और लेते हो, उससे वो आपके जो मसल्स के अंदर है वो बेटर तरीके से स्टोर हो पाएगा। तो इसलिए इंसुलिन को लिया जाता है। उसका एनाबॉलिज्म अच्छे लेवल पे होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट अच्छा होता है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है कि आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। लेकिन इंसुलिन को तभी लीजिए जब तक ऑलरेडी आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो। व्हाइल इंसुलिन लेवल्स आर हाई, द बॉडीज एबिलिटी टू बर्न स्टोर्ड फैट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो मतलब अगर इंसुलिन लेवल्स हाई होंगे तो बॉडी का जो फैट है वो इतनी आसानी से कम नहीं होगा, वो फैट को बर्न नहीं करेगी।
Due to the potential negative effect of insulin on the metabolism, those supplementing for performance purpose will need to hold to a strict diet that is well planned and thought out. तो अगर आप इंसुलिन ले रहे हो, उस केस में अगर आपको ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो इसको बिल्कुल मत लीजिए। क्यों? क्योंकि ये फैट के स्टोर्स को और बढ़ा सकता है। इसके लिए अगर ले रहे हो तो वेल प्लान्ड आपको न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। हाइपोग्लाइसेमिया